Hello kids, I'm back. This is Swati, your English educator from Magnet Brains. We are studying the Stolen Bacillus, which is a part of our book, The English Channel, and we are doing class 7, unit 3, and this is the C section of your third unit. Now here, the stolen bacillus, we have studied about the story, we have seen the explanation, summary and the question answers. Now we are only left with the grammar part. So let's begin with it. Here in this particular section, sorry, this is section B, not section C, I'm sorry. So section B में we are doing formation of nouns. अब हमारे पास nouns क्या होते हैं? The name, place, animal, things. So noun का formation with adjectives और verbs किस तरीके से किया जाता है? With the help of suffixes और prefixes. तो suffixes हमें पता है, suffix क्या होता है? ये हमें बहुत अच्छे से पता है, कुछ ऐसे लेटर्स जो आप उस वर्ड के बाद में ऐड करते हो. जैसे यहाँ लिखा है आई हैव एन एंगेजमेंट एट 4, मतलब मेरी कोई अपॉइंटमेंट है या मेरी कोई मीटिंग है एट 4 o'clock. नाउ एंगेज एक वर्ब है, ठीक है. इस वर्ब में जब मैंने सफिक्स ऐड किया मेंट, तो ये बन गया एंगेजमेंट. एंगेजमेंट एक नाउन बन गया. सिमिलरली, हाउ ब्रिलियंटली ही हैड सीज्ड द अपॉर्चुनिटी. सो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो है, जो अपॉर्चुनिटी वर्ड है, सो इसमें क्या होता है, हमने ITY ऐड किया है. तो यहाँ पे opportune जो है ये एक एडजेक्टिव है, इसमें हमने ITY ऐड किया है और engage में हमने meant ऐड किया है. Clearly, this is how we form nouns. Formation of nouns की एक वीडियो है जो already इस description box में है. You can go and check because उसमें properly कितने सारे suffixes होते हैं, बहुत सारे examples लिए गए हैं and there are a lot of words जिसके थ्रू आपको एक अच्छा खासा idea हो जाएगा, आपका concept एकदम clear हो जाएगा. Now what we have to do is, here we are given a lot of words. आपको या तो meant ऐड करना है या तो it ऐड करना है और आपको इन वर्ड से क्या बनाना है, nouns form करने. This is very easy, right? Let's start. Able. अब of course there will be certain spelling changes as well. Spelling भी change हो जाएगी. अब आपके पास जैसे है able, ABLE. अब आपको पता है able का क्या बन सकता है? Able meant तो होता नहीं है, ability होता है. तो able एबिलिटी. अब यहाँ पे जब मुझे एबिलिटी करना है तो वो क्या हो जाएगा, ABILITY. तो इसका पूरा जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाएगा. ITY के इसमें LE की जगह IL हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी. सो एबल का हो जाएगा एबिलिटी, एक्टिव का एक्टिविटी, अमेज अमेजमेंट, अपॉइंट अपॉइंटमेंट, क्रिएटिव क्रिएटिविटी, एंजॉय एंजॉयमेंट, इन्वेस्ट investment, major majority, real reality, refresh refreshment, sincere sincerity, treat treatment. तो यहाँ हमारे पास सारे आंसर्स हैं जिसमें आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो so that you exactly know how to write the spelling of that particular word. That is it. This is very easy. These are words जो हम every day सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. Now we'll move forward and the next question is, अगेन यहाँ पे आपका फॉर्मेशन ऑफ नाउन है, लेकिन इस बार जो हमें सफिक्स लगाना है वो ये है ER या OR. नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपकी मैक्सिमम स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ER और OR में. आपको लगता है यार इसमें OR लगाना है या ER लगाना है, आप लगा तो देते हो अपने मन से और बाद में मैम वहाँ पे गोला भी लगा. कंडीशन का बन जाएगा कंडीशनर. कॉन्कर करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को हासिल करना, हड़प लेना. जैसे अगर एक राजा जो है उसने दूसरे राजा का पूरा जो उसका किंगडम था, अगर उसको कॉन्कर कर लिया मतलब उसे जीत लिया, उसको हड़प लिया. डिस्ट्रॉय करना मतलब पूरा नष्ट कर देना. एंटरटेन, तो अब डिस्ट्रॉय का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयर. एंटरटेन मतलब किसी का मन बहलाना, तो एंटरटेन का हो जाएगा एंटरटेनर, मतलब अ पर्सन हु डज इट is the entertainer. Harvest, harvester. Inspect, inspector. जो inspect करता है वो inspector. जो interpret करता है वो interpreter. जो interview करता है वो interviewer.
जो इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्टर, मतलब किसी चीज में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, मतलब अपना टाइम इनपुट दे रहे हो, तो वो इन्वेस्टर। लेजिस्लेट, लेजिस्लेटर। नरेट करना, नरेटर। एंड रेफ्रिजरेट, रेफ्रिजरेटर। अब इसमें स्पेलिंग का ध्यान हमको रखना है, तो हम देखते हैं इसका बन जाएगा क्या, कंडीशनर ER, destroyer ER, harvester ER, interpreter ER, investor OR, narrator OR, conqueror OR, entertainer ER, inspector OR, interviewer ER, legislator OR, refrigerator OR. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. Transitive and intransitive verbs. Now this is a very important topic. Verbs हमें पता है, what are verbs? Verbs are doing words. जहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी आप काम कर रहे हो. It is not necessary, कुछ लोग बोलते हैं action words. Action words are a part of verbs. लेकिन verbs का मतलब होता है doing words. जैसे अगर मैं सोच रही हूँ, तो सोचने में मैं कोई action नहीं कर रही हूँ, but it is still a verb, right? If I'm thinking about something, तो यहाँ पे think करना भी एक verb है. If I recommend you to my friend, मतलब मैंने अपने friend को आपको recommend किया है, तो recommend कोई काम किया है, भले उसमें कोई action नहीं हो रहा है. So verbs are doing words. अब ये जो verbs होते हैं, इसमें एक category होती है transitive और intransitive. इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस में आपके पास वर्ब जो भी काम हो रहा है, वो काम किस चीज पे हो रहा है, अगर आपके पास वो ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव है. लेकिन अगर वो किस चीज पे हो रहा है आपको नहीं पता, उसका एक्शन किस पे हो रहा है आपको नहीं पता, तो वो इंट्रांजिटिव हो गया. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि लेट्स से आई एट एन एप्पल. I ate an apple. Now, who is the subject here? Subject है I. Okay, what is the verb? Action क्या हो रहा है? खाने का action हो रहा है, ये हो गया मेरा verb. Now, can you tell me ये action किस चीज पे हो रहा है? मैं किस चीज को खा रही हूँ? What am I eating? So you will say, ma'am, you are eating an apple, and this is my object. Now the sentences जिसमें आपके पास ये ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव. जिसमें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, he smiled. He smiled. Now who is the subject? Subject है he. क्या किया हमारे सब्जेक्ट ने? सब्जेक्ट ने स्माइल किया. Now could you tell me कि he smiled? Smiled what? Can you tell me smiled what? No, there is nothing. Smile what? तो ये एक intransitive verb है. Okay. Similarly, he saw. He saw what? If it is not written, तो ये एक intransitive verb हो जाएगा. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है. Take the sentences containing transitive verbs. और यहाँ पे है when a verb is transitive, उसका मतलब जो एक्शन है वो पास हो रहा है सब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट में, मतलब वहाँ एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अगर वर्ब intransitive है, इसका मतलब उसका एक्शन किसी चीज पे पास नहीं हो रहा. अब यहाँ पे देखो, I have lost my new bat. I have lost my new bat. Who is the subject here? I'm talking about myself. S. Subject. अब क्या एक्शन हुआ है यहाँ? वर्ब क्या है? लॉस्ट, मतलब घुमाने का एक्शन हुआ है. What did he lose? उसने क्या उससे घूम गया? न्यू बैट. क्या घूम गया? न्यू बैट. तो ये है तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है. यस, मेरे पास ऑब्जेक्ट है. तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रांजिटिव. नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, देयर इज समथिंग एल्स दैट यू शुड नो, जो कि ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको प्रीपोजिशन में भी हेल्प करेगा, आपको वर्ब्स में, टेंसेस में, एवरीवेयर इट इज गोइंग टू हेल्प यू. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एग्जाम्पल, आई बॉट फ्लावर्स for my mother, or I gave my mother
a chocolate. Okay, now here I subject, काम क्या हुआ है यहाँ पे? Let me choose another color. Okay, so काम क्या हुआ है यहाँ पे? खरीदने का, मतलब बाय करने का. बाय का पास्ट टेंस क्या होता है? bought. तो खरीदने का काम हुआ है. Okay, what have you bought? क्या खरीदा है आपने? फ्लावर्स खरीदे हैं. किसके? फ्लावर्स खरीदे हैं. तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसके लिए फ्लावर्स खरीदे हैं? आपने अपनी मदर के लिए फ्लावर्स खरीदे हैं. ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब यहां देखो, आई गेव माई मदर अ चॉकलेट. आई गेव, देने का काम हुआ है. वॉट डिड यू गिव? आपने माई मदर नहीं दिया है, आपने चॉकलेट दिया है. तो ये जो अ चॉकलेट है, ये है तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसको दिया? माई मदर. तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर मैं इसको सिंपली बताऊं तो सपोज मेरे हाथ में एक चॉकलेट है और ये चॉकलेट मैंने आपको दी. सपोज मेरे हाथ में एक पेन है और ये पेन मैंने आपको दिया. सो व्हाट एम आई गिविंग? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पेन, और उसके बाद है किसको दे रही हूं? वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो मैं डायरेक्ट, जो मेरे हाथ में है डायरेक्टली, वो ऑब्जेक्ट जो है वो है पेन, जो मैं आपको दे रही हूँ. आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो हाथ में है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर मैं केक का पीस दे रही हूँ, अगर मैं एक बलून दे रही हूँ, तो जो दे रही हूँ दैट इज व्हाट एम आई गिविंग इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. टू हुम एम आई गिविंग, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे आई हैव लॉस्ट माई न्यू बैट. सो व्हाट हैव यू लॉस्ट? यू हैव लॉस्ट अ न्यू बैट. ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये हो गया ट्रांजिटिव. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास he went home in high spirits. he went home in high spirits. now he subject है, जाना तुम्हारा वर्ब हो गया. he went what? अब कुछ वर्ब्स हैं जो हमेशा के लिए याद रहो, वो इंट्रांजिटिव ही होते हैं. जैसे कि होता है गो, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब ही है. और गो का जो आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जैसे गो का क्या हो जाता है, सॉरी, पास्ट फॉर्म जो होता है गो, वेंट और गॉन. तो गो, वेंट और गॉन ये तीनों इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. हमारे पास वेंट है, ही वेंट वॉट नहीं बोल सकती मैं. अभी ये मत बोलना मैम ही वेंट वेयर तो बताया है ना, नहीं, वो कहाँ जा रहा है वो सब नहीं पता हमको. ही वेंट वॉट इज द क्वेश्चन दैट यू आर सपोज टू आस्क. अब वेंट जो है वो तुम्हारा एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव. आई एम राइटिंग अ लेटर राइट नाउ. Now subject is I. What is the subject doing? Subject is writing. Now writing what? What is the subject writing? A letter. ये क्या हो गया? Transitive हो गया. Night gradually let down her curtains. अब यहाँ हम बात करें night की. Night हो गया subject. What did the night do? Let down. क्या किया उसने? Let down. Let down what? उसके curtains. पहले तो हम बोलेंगे curtains. ओके, कर्टन्स. तो ये है तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसके कर्टन्स? उसके कर्टन्स. तो ये हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये हैं हमारे आंसर्स. तो यहाँ पे आ गया उसके जो कर्टन्स हैं, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव, लेटर ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव और फर्स्ट वाला आपका ट्रांजिटिव. नाउ द हिप्पोपोटामस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अब यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम्हारा द हिप्पोपोटामस, और ये जो इज है ये एक लिंकिंग वर्ब है. लिंकिंग वर्ब क्या होता है? आपने बोला मैम ये तो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है. नहीं, लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जो सिर्फ आपके सब्जेक्ट के बारे में ना आपको सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऐड करते हैं. ये जो वेरी स्ट्रॉन्ग है ये सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो यहाँ पे द हिप्पोपोटामस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसमें यू डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट. ये हो गया इंट्रांजिटिव. She told me something very interesting. Now she है subject, told है verb. She told what? Something. ये हो गया direct object. To whom? Me. ये क्या हो गया? Indirect object. Okay? He stepped back and hit the ball to the on side. अब यहाँ तुम्हारे पास दो verbs हैं. एक तो he stepped back. ठीक है, उसने स्टेप किया.
अब उसने स्टेप क्या किया, नहीं, उसने स्टेप किया, स्टेप का मतलब होता है आगे बढ़ा वो, या वो पीछे बढ़ा, पैर उसने आगे पीछे किए, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। स्टेप व्हाट हमें नहीं पता, आगे हुआ या पीछे हुआ वो तो डायरेक्शन की बात हो रही है, क्या स्टेप किया, अब ऑब्वियसली ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा है हिट, हिट का मतलब होता है मारना, क्या हिट किया उसने, बॉल को हिट किया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो ये जो हिट है ये क्या है तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब है, स्टेप्ड क्या है ये इंट्रांजिटिव है। We played the match with our neighboring school. Now here we played, सब्जेक्ट क्या है we, काम क्या किया, खेलने का किया, क्या खेला, the match, क्या खेला, the match, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, with whom, the neighboring school, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर विद दिस। ऑल्सो रिमेंबर इसका वीडियो जो है आई विल शेयर विथ यू, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। You have learned that an intransitive verb does not require an object to complete its meaning. Read these sentences. Now the river flows, birds fly. Now here if you will see there is no object. रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, फ्लो क्या कर रही है, रिवर फ्लो अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसको बिल्कुल जरूरत ही नहीं है किसी ऑब्जेक्ट की। बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई वॉट, आप बोलोगे बर्ड्स आर फ्लाइंग देयर विंग्स, नहीं, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, वो फ्लाई अपने आप में एक कंप्लीट वर्ब है, वो उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये भी इंट्रांजिटिव हो गया। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एनी वर्ड्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स, उनको किसी वर्ड की जरूरत नहीं है। सच वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। अब इनको आप क्या बोलते हो, वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि इन वर्ड्स को किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने बोला ही स्माइल्ड, अगर मैंने बोला ही स्माइल्ड, तो स्माइल्ड व्हाट, आप ऐसा बोलते हो ही स्माइल्ड हिज लिप्स, ही स्माइल्ड हिज टीथ, ऐसा नहीं बोलते। तो स्माइल्ड अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है टू इंटरप्रेट कि एग्जैक्टली वो क्या बोलना चाह रहा है। इस टाइप के जो वर्ब्स होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। अब आप इन वर्ड्स को देखो, द कैट इज, ही लुक्ड, नाउ द कैट इज व्हाट, और ही लुक्ड लाइक व्हाट, तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, इन्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे जब आपने बोला द कैट इज हंग्री और ही लुक टायर्ड, तो ये जो दो वर्ड्स हैं इनसे इनका पूरा जो मतलब है वो कंप्लीट हुआ है। इन सेंटेंस में द वर्ब्स रिक्वायर सम एडिशनल वर्ड्स टू कंप्लीट द मीनिंग्स, और इन वर्ड्स को बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, मतलब जिनको आप इनकम्प्लीट तरीके से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं, इनकम्प्लीट मीनिंग है उसका, तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। बी, सीम, अपीयर, बिकम, फील, ग्रो, ये सारे इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले वर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल grow, he grows what, he grow what, if I say I feel what, I need something to complete my sentence. Now in these above sentences the words hungry and tired tell us more about the subject। जो हमने बोला I feel hungry या I feel tired, इसमें क्या हो रहा है, वो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पूरे सेंटेंस को मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। Thus a word or a phrase which follows the verb and describes the subject is called a subject complement। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला I am beautiful, so I am beautiful में मैं अपने बारे में बता रही हूँ, how do I look और anything, तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। सो जो वर्ड ब्यूटिफुल है वो क्या हो गया, वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आते हैं हम डायनामिक और स्टेटिव वर्ब्स की, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डायनामिक वर्ड्स और स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, डायनामिक वर्ब्स मतलब जहां कोई फिजिकल एक्शन हो रहा है, लाइक आई एम रनिंग और आई एम राइटिंग और आई एम टॉकिंग, सम और द अदर एक्शन इज हैपनिंग। बट इफ आई से यू लुक गुड, नाउ देयर इज नो एक्शन हैपनिंग, इज देयर एनी एक्शन हैपनिंग, नो, आई एम जस्ट सेइंग यू लुक गुड। और दिस सूप टेस्ट वंडरफुल, तो जो सूप है वो वंडरफुल टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। स्मेल कर रही हूँ अगर मैं, तो वहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा। लुक कर रही हूँ, आई हियर म्यूजिक, आई हियर म्यूजिक, तो यहाँ कोई एक्शन हो रहा है नहीं, म्यूजिक बज रहा है अपनी जगह और मेरे को सुनाई दे रहा है, यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और आई से यू लुक वरीड,
या I think I should go. Now I said I think I should go. मैं थिंक कर रही हूँ, काम तो कर रही हूँ, लेकिन एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। तो जहाँ एक्शन होता है उसे हम कहते हैं डायनेमिक वर्ब्स, जहाँ एक्शन नहीं होता उन्हें हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। अब स्टेटिव वर्ब्स के साथ जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं वो होती है जहाँ पे आप उनको आईएनजी के साथ यूज़ करते हो, क्योंकि स्टेटिव वर्ब को अगर आप आईएनजी के साथ यूज़ करोगे उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है। जैसे अगर आप बोलोगे आई एम हैविंग फीवर, तो ये रॉन्ग है। I am having fever is wrong. You will say I have fever. Having का मतलब होता है उस exactly उस टाइम पे आप कुछ कर रहे हो। जैसे मैंने बोला अगर I am having lunch, तो वो सही है क्योंकि इस वक्त तुम लंच कर रहे हो। वो एक परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, वो बहुत छोटी एक्टिविटी है जो अभी चालू की है और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। बट अगर आप बोलोगे I am having a house, I am having a big house, I am having a car, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। I am having a big house, यहाँ पे आप ये कहना चाहते हो I have a big house, I have a car। अगर आपने बोला हैविंग तो वो एक स्टेटिव वर्ब है, मतलब मेरे पास होना। पास होना में आप आईएनजी नहीं लगाओगे। हैविंग का मेजरली मतलब जो होता है वो होता है ईट, टू ईट समथिंग। सिमिलरली अगर आप बोलोगे ये जो सूप है इट इज स्मेलिंग गुड, तो स्मेलिंग का मतलब होता है स्निफ करना, मतलब उसको सूंघना, तो नहीं, उसकी खुशबू अच्छी आ रही है। इफ यू वांट टू से दिस, आप उसमें आईएनजी नहीं लगाओगे। और या तो आप बोलोगे आई थिंक आई शुड गो, आई एम थिंकिंग आई शुड गो इज रॉन्ग। आप पूरे टाइम मैक्सिमम कोशिश करोगे स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगाओ अनटिल अनलेस एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड की बात हो रही है, उसी मोमेंट की बात हो रही है। तो ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे। प्लीज क्लिक ऑन द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक, एंड इन केस यू हैव गॉट स्टिल आपको काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी। The bacteriologist did not know what to do. Bacteriologist को नहीं समझ में आया कि उसे क्या करना है। The pale man said, I can't see anything. अब जैसे ये वर्ड है no और see, वो नहीं समझ पाया। समझना के लिए एक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये एक स्टेटिव वर्ब है। I can't see anything. अब ये बोलोगे I am not seeing anything, I cannot be able to seeing anything, इस तरीके का कुछ भी अगर आप बोलोगे that would be wrong. Now we don't say that I am not seeing anything. That is a wrong sentence. आप ये भी नहीं बोलोगे he was not knowing what to do. Again it's a wrong sentence, क्योंकि जिन words में action नहीं हो रहा है, जो verb में action नहीं हो रहा है, उसको आप ing के साथ use नहीं करोगे, ठीक है? Some verbs are usually not used in the continuous form. They describe a state of being instead of an action. बिकॉज दीज वर्ड्स जो आपके स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो एक एक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, वो एक स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि यू लुक गुड, तो वो एक स्टेट बता रहे हैं जिसमें कोई अच्छा लग रहा है या अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी आईएनजी यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्कल द स्टेटिव वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। आपके पास ये सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इनमें आपको स्टेटिव वर्ब्स को सर्कल करना है। मदर ऑलवेज टेस्ट द फूड, मदर हमेशा फूड को टेस्ट करती है। टेस्ट कैसे करोगे फूड को? यू विल हैव टू टेक अ स्पून एंड यू विल हैव टू हैव अ बाइट और ईट और समथिंग, बट इधर पे एक्शन हो रहा है, यस यहाँ एक्शन हो रहा है, तो ये आपका स्टेटिव वर्ब नहीं है। द फूड टेस्ट स्वीट, ये जो खाना है ये बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, मीठा टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई एक स्टेट है कि उसकी अवस्था क्या है और उसका कैसी अवस्था है, स्वीट। तो यहाँ पे टेस्ट आपका क्या है, एक स्टेटिव वर्ब हो गया, इसको आप कर दोगे सर्कल। I could hear music playing, मैं सुन सकता हूँ कि कहीं म्यूजिक प्ले हो रहा है। I have been hearing stories about her success. Now here hearing word यूज किया है। hearing का मतलब है मैं काफ़ी टाइम से मैं उसके बारे में सुनता आ रहा हूँ, तो ये गलत नहीं है, ये सेंटेंस गलत नहीं है। इसका मतलब सुनता आ रहा हूँ मतलब यू आर एबल टू, आप जो है आप उनके बारे में जान रहे हो, उसका मतलब चेंज हो गया है। आई हैव बीन हियरिंग स्टोरीज अबाउट हर सक्सेस, मैं उसके बारे में मुझे पता लग रहा है, मैं सुनता आ रहा हूँ, मैं जानता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका स्टेटिव वर्ड है आई कुड हियर म्यूजिक प्लेइंग। शी इज स्मेलिंग द परफ्यूम, अब स्मेलिंग द परफ्यूम का मतलब क्या है, स्निफ करना। स्निफ करने में एक्शन हो रहा है। आई कैन स्मेल समथिंग गुड कुकिंग इन द किचन, अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो लेकिन आपके अंदर आपको स्मेल आ रही है बिकॉज हर जगह वो अरोमा जो है फैला हुआ है,
तो यहाँ पे आप उसको एक स्टेटिव वर्ब की तरह यूज करोगे। अब I feel that this book is better than that one. मुझे लगता है कि ये बुक उस बुक से बेटर है। तो तुम्हें कुछ लग रहा है और इसीलिए ये एक स्टेटिव वर्ब हो गया। He has been feeling unwell since yesterday. अब यहाँ पे he has been feeling unwell मतलब उसकी तबीयत खराब है। Okay? It smells of fish in the room. पूरे रूम में फिश की स्मेल आ रही है। The cat was smelling the fish. Again smelling का मतलब यहाँ sniffing हो गया। तो यहाँ पे आपका stative verb क्या हो गया? It smells of fish in the room. Clear? Great. Now let's move forward. Time to write. अब हम यहाँ देखेंगे email writing. email writing और formal letter writing का जो format होता है वो almost same होता है। ये I'm going to share a video which is on कि आप ईमेल किस तरीके से लिखते हो, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ हम एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। यू हैव जस्ट फाउंड आउट अबाउट अ न्यू वे टू रीड द न्यूज़पेपर एंड यू राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड, यू ऑल्सो कॉपी टू करण योर ब्रदर, कंप्लीट द ईमेल इन 100 वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे एक नया तरीका मिला है न्यूज़पेपर को पढ़ने का। उसी मेल को आप अपने भाई को करण को कॉपी कर रहे हो। अब यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इस तरीके से जो आपने अगर कभी भी मेल किया होगा, आपका कोई ईमेल आईडी है, तो सबसे पहले समझो आपके पास पहला ऑप्शन होता है टू। ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर में हम क्या लिखते हैं? हम डेट लिखते हैं। लेकिन हम जो इनफॉर्मल, जब हम ईमेल लिख रहे होते हैं तो हमें डेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ स्पेसिफाई हो जाता है। सिमिलरली फॉर्मल लेटर में आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हो, फिर रिसीवर्स एड्रेस भी लिखते हो। यहाँ पे आपको खुद का एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि आप एक फॉर्मेट दे रहे हो तो आप फ्रॉम में अपना ईमेल आईडी दिखाते हो। अदरवाइज जो आपका एक परफेक्ट मेल होता है उसमें फ्रॉम का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो यहाँ होता है टू और यहाँ पे आप लिखते हो कि आपको किसको ईमेल भेजना है। देन कम सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, विच मीन्स अगर आपने मेल किया और सीसी में आपने, सपोज आपने मेल किया लेट्स से स्नेहा मैम को, और सीसी में आपने मेरा नाम लिख दिया, तो क्या होगा? मेरा ईमेल आईडी लिख दिया तो आपका मेल मुझे भी फॉरवर्ड होगा। लेकिन क्योंकि वो सीसी में है तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे नहीं लिखा गया है, बट आप बस चाहते थे कि मैं भी देखूं कि ये मेल लिखा गया है। देन कम्स BCC। अगर आप चाहो तो BCC भी ऐड कर पाते हो। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब आपने एक मेल भेजा, आपने मेल भेजा मैग्नेट ब्रेन्स को, आप चाहते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स को दिखे और आपने वो मेल मुझे भी भेजा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? मैग्नेट ब्रेन्स जो हैं उसको लगेगा आपने मुझे नहीं भेजा है, क्योंकि उन्हें दिखेगा ही नहीं कि आपने BCC में किस किस को डाला है। तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे हर जगह दिखेगा, मुझे सबको पता चलेगा कि अच्छा ये किसको मेल किया गया है। लेकिन BCC में आप जो डालते हो वो छुपा हुआ होता है, हिडन होता है, वो किसी को पता नहीं चलता कि आपने BCC में किस किस को ऐड किया है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे आप? एग्जैक्टली इन अराउंड 4-5 वर्ड्स कि आप ये ईमेल क्यों लिख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे है आपके पास अटैच अ फाइल और इंसर्ट इन्विटेशन। तो अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी है, कोई पिक्चर्स अटैच करनी है, कोई वॉइस नोट अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हो। नाउ कम्स द बॉडी। अब यहाँ पे बॉडी आती है, देख लेते हैं क्या लिखा है। हाय सिमोई एंड करण, do you remember the discussion on audio newspapers in class? Well, I actually saw one, rather heard one. तो अब आपने जो लेटर लिखा है उसको क्या लिखा है? हाय सिमोई एंड करण। तो आपने दो लोगों को लेटर लिखा है जिसमें आपने करण को सीसी में डाला हुआ है, ठीक है, कार्बन कॉपी में डाला हुआ है। उसने बोला तुम्हें याद है जो हमारी क्लास में डिस्कशन हुआ था ऑडियो न्यूज़पेपर्स के ऊपर? वेल, मैंने एक ऑडियो न्यूज़पेपर को पढ़ा है, इनफैक्ट सुना है। I was out jogging early this Sunday morning when I noticed a small crowd near the newspaper kiosk. तो मैं जो था, मैं जॉगिंग करने के लिए गया था, तब एक न्यूज़पेपर कियोस्क मतलब जहाँ न्यूज़पेपर बिकता है वहाँ मैंने देखा काफ़ी भीड़ है। It was strange to find so many people out at that time and on a Sunday. तो मुझे लगा अरे इतने सारे लोग और वो भी बाहर और वो भी संडे के दिन एक ही जगह पे क्यों हैं? So I joined them, इसलिए मैं उनके पास गया। Some of them were excitedly pointing at open newspaper. कुछ लोग जो थे, एक ओपन न्यूज़पेपर था उसको बहुत एक्साइटेड होकर उसको पॉइंट कर रहे थे। While the rest were jostling to grab a
फ्रेश वन फ्रॉम द काउंटर। और बाकी जो रहते जॉसलिंग मतलब हो रहा था, दे वर स्ट्रगलिंग कि मुझे एक फ्रेश न्यूज़पेपर चाहिए, जल्दी से एक न्यूज़पेपर चाहिए। सब लोग ऐसा लगता है न्यूज़पेपर के लिए हाथापाई कर रहे थे। माई क्यूरियोसिटी राइजिंग, अब मेरे को लगा यार कुछ तो न्यूज़पेपर में है, और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। I also managed to squeeze an arm through and catch hold of a paper. तो मैंने क्या किया, मैंने भी एक का जो स्क्वीज किया आर्म को, मतलब उसको धक्का मुक्का किया, एंड मैंने फाइनली एक न्यूज़पेपर ले लिया। मूविंग अ लिटिल ऑफ, फिर मैं थोड़ा साइड हटा। I opened the first page. मैंने फर्स्ट पेज ओपन किया। Instantly, a soft voice started reading out the masthead, date, main headlines. तो जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर ओपन किया तो एक सॉफ्ट वॉइस जो थी उसने न्यूज़पेपर को रीड करना स्टार्ट कर दिया। मास्टहेड, डेट क्या है, मेन हेडलाइंस क्या है। Not just that, even the images started, and that's it. तो अब वो एक बात बता रहा है एक न्यूज़पेपर की, जो ऑडियो न्यूज़पेपर है, जो कि आप जैसे ही ओपन करते हो वो अपने आप जो है न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो है रीड कर रहा है। एंड वेयर डिड इट स्टॉप, इवन द इमेजेस स्टार्टेड, मतलब इमेजेस के साथ भी कुछ हुआ है। अब आपको ये ईमेल को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Even the images started moving as if everything was going live. इमेजेस भी मूव करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा लग रहा था कि हर कुछ आप लाइव पिक्चर्स देख रहे हो। I was startled to comprehend a news like that. मैं सरप्राइज हो गया कि मैं किस तरीके से एक न्यूज़ को समझ पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ। It was a thrilling experience. बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। Since it was an audio newspaper, I found no problem in pronouncing new words. अब ये क्योंकि एक ऑडियो न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ऑडियो था मुझे प्रोनाउंस करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। It was time saving and the visual graphics helped me to understand everything in a much better way. तो एक तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच गया क्योंकि somebody else was reading it. Also जो visual graphics थे, मतलब जो moving pictures थी, उनकी वजह से मुझे understand करने में बहुत help हुआ। You should get your hands on this thing. Now you should get your hands मतलब तुम्हें भी इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, इसे देखना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए। It is an extremely different, beneficial, time-saving and interesting approach to read newspapers. ये एक बहुत ही different experience है, beneficial है, time-saving है और interesting approach है न्यूज़पेपर को पढ़ने का। Share your views on the same once you experience it. तो एक बार जब तुम न्यूज़पेपर ये वाला पढ़ लोगे तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। And now more when we meet. मतलब इसके बाद हम और डिस्कस करेंगे when we will meet. Cheers, you will write your name. Now email writing का जो पूरा फॉर्मेट है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट को फॉलो करके पूरा लेटर आप एक साथ लिखोगे। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच गाइज। On this note, we are done with this. Please do not forget to like, share and subscribe if in case you have found the video useful. Also visit our website magnetbrains.com. Go to courses, click on the class, click on the subject and then click on the topic to find the video. Your video will start appearing on the screen. Thank you so much. I'm going to see you in my next video where we are going to start with the section C of our third unit, which is again a very interesting chapter. Take care of yourself. Bye-bye.